लास्ट टाइम नेट में मेरा 92 परसेंटाइल आया था। नेट में? जी Okay. से और वही मैम आपसे वही पूछना है, मतलब मैं ज़्यादातर लाइव क्लास अटेंड नहीं करता हूँ, रिकॉर्डेड नहीं देखता हूँ। मैम मुझे पूछना है कि मैम डिसिप्लिन मेंटेन कैसे होगा, जो मतलब कंसिस्टेंसी है पढ़ाई का वो नहीं हो पाता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी Consistency मैं तो डिसिप्लिन सिखाती हूँ। डिसिप्लिन बेसिस में नहीं चलती है, कंसिस्टेंसी तो आप बोल सकती हूँ मैं। यस यस हाँ, ये कंसिस्टेंसी है क्या है, इट्स ऑल अबाउट योर कमिटमेंट। मतलब ये ऐसी चीज नहीं है, आप बैठिए, ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको किसी से सीखनी पड़ेगी। ये ऐसी चीज है जो कि जिसको कि आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। मतलब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप किसी काम के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो और आज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कल उसी टाइम के लिए आपको डबल टाइम देना पड़ेगा। तो आई थिंक ये साइकोलॉजिकल है, आपको अपने आप को पहले समझाना पड़ेगा इस चीज के लिए कि अगर आप नहीं समझा पाते हैं, आपको लगता है कि आप अननोइंगली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था अपने टाइम को ब्लॉक कर लीजिए कि हाँ इतने से इतने टाइम तक मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, बाकी सारी डेविएशन को साइड में रखिए। वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक रहेगा ना पूरे दिन में क्या करना है, तो आई थिंक आपका टाइम वेस्टेज कम होगा। और जो आज आप कर रहे हो ऑब्वियसली उसको आपको कल भी इसी टाइम पे सब कुछ करना है। जैसे अगर मान लीजिए आपने सुबह से 9 बजे से पढ़ना शुरू किया, तो ये जो टाइम टेबल होगा वो रोज फॉलो होगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में डिफिकल्टी हो रही है, बट साइकोलॉजी कहती है 21 दिन तक किसी भी चीज की प्रैक्टिस कीजिए, वो आपकी आदत में शामिल हो जाए। Exactly. तो ट्राई कीजिए, कोशिश के बिना तो कहते हैं ना कुछ भी पता नहीं चलता कि काम करेगा या नहीं करेगा। 2-3 दिन तो चलता है, उसके बाद से 2-3 दिन नहीं चलाना ना, 21 दिन तक आप कोशिश कीजिए। फिर क्या होगा, या तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, उसमें इंटरेस्ट कैसे लेकर आना है, या फिर आपकी कंसिस्टेंसी ऑलरेडी मेंटेन होने लगेगी। कुछ ना कुछ होके, लेकिन अच्छा ही कुछ फ्रूटफुल ही होगा 21 दिन के बाद, लेकिन उससे पहले नहीं छोड़ना है। आदत बोलते ना, पढ़ाई की भी एक आदत होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो क्लास का ईगरली वेट करते रहते हैं। Exactly मैम, 10 मिनट्स पहले। हाँ, वो क्यों करते हैं? और कैसे मैं 12 बजे क्लास लेती हूँ तो आप चुपचाप पहुंच जाते हो, वो कंसिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि मैंने आप सभी का टाइम ब्लॉक कर दिया उस टाइम के। मैंने आप लोग को पूरी लाइफ में आई मीन जो भी 6 महीना 12 महीना तक चलेगा, मैंने उसमें आप लोग का 12 से 2 बजे तक का टाइम ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद 3 से 5 बजे तक का टाइम ब्लॉक कर दिया है। उस ब्लॉकिंग के कारण आपको जबरदस्ती सही बट क्लास में आना पड़ता है अगर आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा रही हूँ टाइम ब्लॉक, लेकिन खुद से ईमानदार रहना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही है और मैं यहाँ घोड़े बेच के सो रही हूँ, फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं होती, फिर तो वो क्लास चल गया। तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो खुद से थोड़ी ईमानदारी रखनी पड़ेगी, है ना। थोड़ी मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी आप कीजिए, पहुंच ही जाएंगे। Yes ma'am, where there is a will, there is a way. Of course. जहाँ पे चाह है वही राह। जी आपका नाम? लर्नर। पुरानी स्टूडेंट है? नो मैम, मैं अभी करेंट। ओके 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 ओके। आप यहीं से आई? यस मैम, मैं पटना। तो आप सभी लोग पटना से ही हैं? यस मैम। अच्छा, मतलब बिहार से ही हैं सबके सब? Yes. अरे यार, आज तो वाइस मैच हो गई। चलो, कैसन बा? ठीक हो? क्लासेस में भी रिपीट होते हैं ये चीज। और मोस्टली लोग ना पूछे आप कहाँ से आई हो, कहाँ से आई हो। इसे तो बोल दिया, आप गूगल से डाउनलोड जाओ, करना चाहो तो मैं डाउनलोड कर लो। ओरिजिन गूगल बता दिया है अभी। ओके, और किसी के पास कोई दुविधा या कोई सॉल्यूशन चाहता है, या कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी लाइफ का कुछ इवेंट या कुछ भी ऐसा चीज? एनीवन? यस मैम। जी बोलिए। मैम मेरे पास 2 सवाल है मैम। पहला तो ये है कि कई बार मतलब हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसको रिटेन करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जैसे ही दूसरे यूनिट पे फोकस करते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं, सारा तो नहीं बट 20 to 25% कॉन्सेप्ट जो है माइंड से लीक कर जाता है। सो वो कौन सा स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम उन कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम टाइम तक रिटेन रख सकें? ओके, इस चीज़ का मैं आई थिंक बेटर अभी सॉल्यूशन दे पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले एक नई यूनिट टारगेट कर रही थी, पढ़ रही थी मैं।
हाँ यस तो उसमें जो टॉपिक मेरे लिए नया था, मतलब जो मैंने लाइफ में नहीं पढ़ा, क्योंकि जेनेटिक्स में बहुत कुछ है, एमएससी लेवल तक की उसमें जेनेटिक्स है, हम माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट है, जेनेटिक्स कुछ खास हमको पढ़ाएंगे। बहुत से ऐसे टॉपिक थे जिसको फर्स्ट टाइम पढ़ा और वो समझने में, पहली बात तो ये नए टॉपिक समझने में टाइम लेता है, ये मुझे मतलब क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ टीचर की तरह Yes. और उस दिन मैं स्टूडेंट की तरह पढ़ रही थी, तो मुझे एक बात समझ में आई स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि नई टॉपिक को समझाने के लिए मुझे स्टूडेंट को मेरी तरफ से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि उनको तुरंत समझ में आ जाएगा, Yes. क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं अगर एक स्टूडेंट की तरह टॉपिक पढ़ रही हूँ तो मुझे भी टाइम लग रहा है पढ़ने में, तो वो टाइम मुझे देना पड़ेगा। दूसरा ये कि जब नया टॉपिक पढ़ते हैं ना तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमको समझ में आ रहा है, वो धीरे आ रहा है लेकिन आ रहा है, Yes. एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। हमें अच्छा फील होता है जब हमें समझ में आता है तो। यस मैम लेकिन मुझे ये भी पता है क्योंकि वो टॉपिक मुझे आज समझ में आया है एंड दैट इज़ वेरी वेरी न्यू फॉर मी। यस वो टॉपिक मैंने पढ़ा और एक हफ्ते तक फिर मैंने वो टॉपिक नहीं देखा, मैं नेक्स्ट आगे चलती गई। एक हफ्ते बाद मैं फिर सब भूल गई। यस तो ये मेरे साथ भी हुआ। यस तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि नई चीज़ें हम बहुत जल्दी भूलते हैं अगर उससे रिपीटेड रिवीजन में नहीं करते हैं तो। क्योंकि वो थ्योरी थी इसलिए मैंने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि एक बार मैं समझ लिया तो समझ लिया, अब तो मुझे याद रहेगा ये। तो मैंने फोकस न्यूमेरिकल पे कर दिया, मैं उससे रिपीटेड रिवीजन में लेती रही। उस थ्योरी को मैंने नहीं लिया और वो पूरा वैनिश हो गया मेरे दिमाग से 10 दिन के अंदर अंदर। यस मैम वैसा ही होता है। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया, मेरी ही गलती बताई कि मैंने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया क्योंकि वो थ्योरी है तो मैंने सोच लिया वो मुझे याद रहेगी, बट वो मुझे याद नहीं रहेगी। यस हर एक न्यू टॉपिक इक्वली डिजर्व करता है आपका रिपीटेड रिवीजन का टाइम। आप रिवीजन नहीं करोगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो नया नया जब पढ़ते हो ना तो आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ओके मान लीजिए अगर आप 6 महीने में अगर 8 यूनिट टारगेट कर रहे हो, उसमें जो रिवीजन कर रहे हो, तो उस 6 महीने में आपको बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। बाई समहाउ बाई बैड लक आपका एग्जाम अगर 6 महीने में क्लियर नहीं होता तो आप दोबारा से प्रिपेयर करोगे, लेकिन आप तब देखना आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा। यस Yes, मैम ma'am. बहुत कम टाइम ये होता लगता है। है। मैम होता क्या है ना कि जैसे किसी टॉपिक को या किसी यूनिट को स्टडी किए और कोशिश करते हैं कि किसी एक टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं तो पहले वो टॉपिक कंप्लीट कर ले ताकि उसके सारे कॉन्सेप्ट माइंड में प्रॉपर प्लेस पे वो सेट हो जाए, ताकि हर एक चीज़ जो है वो मिस ना हो। बट एट दैट टाइम वो तो ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, अगेन जब दूसरा टॉपिक स्टार्ट किए, तीसरा किए, इसी तरह से 3-4 यूनिट एक बार कंप्लीट किए और फिर CSIR का PYQ जो है वो निकाल करके उससे क्वेश्चन बनाना शुरू किया। तो उसमें वो सारे टॉपिक जो कि पहले पढ़ चुके थे उसमें से जो की पॉइंट्स होते हैं ज़्यादातर वो हमेशा मिस होते हैं माइंड से, मतलब वो अचानक भूल जाते हैं या फिर कई बार हाल ही गेट एग्जाम में ऐसा मतलब फील किए कि जो टॉपिक आ रहा था वो ऐसा लग रहा था कि वो हमको नहीं पता है, बट घर पे आकर के जब वो उसका ये पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आया, तो एक क्वेश्चन था सैरकोमाइसिस स्पीसीज था और वो क्वेश्चन देख करके वो उससे कौन सा एंटीबायोटिक बनता है वो हमको पता था कि वो टेट्रासिलीन बनता है, बट एट दैट टाइम वहां पर ऐसा लगा कि हम नहीं जानते। फिर घर आकर के वो मतलब फील हो रहा है कि वहाँ एग्जामिनेशन के समय में नर्वसनेस के कारण ये चीज़ हमको ऐसा लगा कि वो चीज़ कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में नहीं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस के कारण जो है क्वेश्चन में लगता है ऐसा कि ये चीज़ हमको नहीं पता और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उस समय में टाइम नहीं मिलता कि फिर उसको दोबारा हम उसको देख पाएँ। एट द एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स था तो उन सभी को करते करते टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बट जब पेपर आया तो पेपर देखे तो लगा कि ये सब क्वेश्चन तो अब शांत दिमाग से सोच रहे हैं तो वो सब क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं ये सब तो आता था, ये सब छूट गया। सो इस तरह का भी प्रॉब्लम होता है। होता है। तो होता है। इसको कैसे ओवरकम करें? इसको भी आप ओवरकम कर सकते हो। ये जो आप इशू बोल रहे हो ये मेरे साथ भी होता था शुरुआत में। यस जब MCQ, क्योंकि मेरा लेट मी टेल यू, मेरा कोई भी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला है, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो तो हमको समझ में आ रहा है, क्या प्लीज वो समझ में आ रहा है। ओ ठीक है गॉड ब्लेस यू बैठिए। तो वो तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भूल जाते हैं कि
जो हम कंसेप्ट गेन कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे से कीवर्ड हैं जो कि छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। यस तो मैंने इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया था, मतलब मान लीजिए कोई बड़ा टॉपिक पढ़ रही हूँ ना, तो मैं उसके साथ एक छोटा सा वो कॉपी नहीं आती, उसका एक पेज लेके अटैच कर देती थी। उसमें वो सारे छोटे छोटे से कीवर्ड लिख लूंगी मैं, जो कि पार्ट बी या गेट टाइप के जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। यस और वो ज्यादा नहीं होते थे, हार्डली 8 से 10 पॉइंट होंगे वो। यस जब रिवीजन करूंगी तो उस पर मेरी आंखें जरूर जाएंगी। जब नहीं करती थी तो मैंने देखा कि ये जो आप कह रहे हो वो वाली गलती मेरे से ज्यादा होती थी। ये जब रिपीट किया तो मैंने देखा काफी इंप्रूवमेंट हुआ, 50% तक इम्प्रूव हो गई ये चीजें। कि अब जो चैप्टर में पढ़ी उसके साथ ही एक छोटा सा नोट टाइप का 8 पॉइंट का, कि हाँ जैसे आपने कहा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करता है, दैट इज अ की पॉइंट, वो मैं लिख लूंगी। Yes. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जितनी बार रिवीजन करूँ उसके मतलब उसको मैं रिकॉल ना करूँ, वो मैं देखूंगी। और बार बार जब मैं देखूंगी तो ऑब्वियसली मतलब आपके दिमाग में वो चीजें कैप्चर होंगी। यस तो आपको रिटेंशन पावर बढ़ाना है। और न्यूरोबायोलॉजी मेरी बहुत ख़राब है, बट मैं मास्टर में हमको न्यूरोबायोलॉजी पढ़ने के लिए दी गई थी। तो कुछ लॉन्ग टर्म करके कुछ एक वो था, कंसेप्ट हुआ करता था। तो उसमें यही था कि हम चीज़ों को लंबे टाइम तक कैसे याद रख पाते हैं, उसके पीछे न्यूरॉन्स और बाकी सब चीज़ों का क्या रोल होता है। तो उसमें भी एक छोटा सा यही कंसेप्ट था कि द मोर यू गेट इनकाउंटर विथ समथिंग, द मोर यू रिटेन द मेमोरी। जितनी बार आप उससे टकराओगे उतना लंबे टाइम तक आप उसको याद रखोगे। Yes. तो बार बार टकराइए, है ना, जितनी बार हो सके उतनी बार टकराइए कंसेप्ट से। मतलब हम एक टॉपिक को 2 बार कंप्लीट कर चुके हैं, अब मेरा 3rd टाइम रिवीजन चल रहा है। सेल बायोलॉजी से आपका स्टार्ट किए हैं, मतलब सेल बायोलॉजी से इस बार फिर से जो CSIR का एग्जाम आगे होने वाला है उसके लिए, और कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी टॉपिक्स को जो PDF है उस पर नोट भी करते हैं की पॉइंट्स में, और नोट करके वैसे फोकस पॉइंट आउट करते हैं कि जैसे ही पेज पलटे सबसे पहले वही पॉइंट जो है दिखे स्क्रीन पे, पेज पे। अगर आपने प्रिंट आउट निकलवा के रखा है तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। यस मैम। तो भड़कीले कलर आते हैं, हाईलाइट करके रखेंगे। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। देखिए सभी आपकी CSI नेट के सब्जेक्ट में ना सारे यूनिट एक जैसा अटेंशन नहीं मांगते हैं, ठीक है, और एक जैसा टॉर्चर भी नहीं करते हैं। कुछ आपको बहुत प्लेजर में रखेंगे, उड़ाएंगे, ठीक है, फिर नीचे भी गिराएंगे, और कुछ आपको शुरू से ही रुलाएंगे, कुछ आपको शुरू से ही रुलाएंगे, कुछ आपको शुरू से ही टॉर्चर करेंगे, और कुछ आपको शुरू से ही बहुत प्यार से लिफ्ट आउट करने का मौका, टॉर्चरिंग करने के लिए बायोकेमिस्ट्री। तो ऐसे बहुत मतलब मैक्सिमम यूनिट में बहुत सी वैरायटी है। अगर आप ये सोचते हो कि एक ही एप्टीट्यूड से सारे सब्जेक्ट्स को डील कर सकते हो तो नहीं होगा। सब सब्जेक्ट एक अटेंशन, एक लेवल का अटेंशन नहीं मांगता, एक लेवल का टाइम नहीं मांगता, एक लेवल का इंटरेस्ट नहीं मांगता। जैसे कि सेल बायोलॉजी जब मैंने आप लोग को पढ़ाया तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि सेल बायोलॉजी में फैक्ट्स बहुत सारे हैं, बट पता नहीं कैसे वो फैक्ट्स याद रह जाते हैं। यस आई डोंट नो आप लोगों ने ये मतलब एक्सपीरियंस किया होगा या Yes, ma'am. बहुत से फैक्ट्स हैं लेकिन पता नहीं कैसे वो याद रह जाते हैं। तो उसकी एक अलग से यूनिक पॉइंट है। सेल सिग्नलिंग में ज्यादा कुछ याद करने जैसा है नहीं, इट्स ऑल अबाउट पाथवे पाथवे पाथवे। वो स्लिप जाता है। मैक्सिमम रिटर्न में प्रैक्टिस करो हो ही जाता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री टॉर्चर वाला है शुरू से लेके एंड तक, बट दैट इज द फाउंडेशन टाइप ऑफ यूनिट। आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। पूरे आपके PhD लाइफ हो या फिर एकेडमिक्स हो, कहीं भी हो, कहीं भी बायोकेमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। Yes, ma'am. आप कल को टीचिंग के लिए भी जाते हो तो आपको कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो बायोकेमिस्ट्री का बेस से लेकर आपको समझानी पड़ेगी। मैंने उसको स्किप किया था, लास्टली मुझे कवर करना ही पड़ा। उसको छोड़ के आप नहीं कर सकते। आप देखो ना सेल बायोलॉजी में भी बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, प्लांट में भी चली आ रही है, इसके अलावा बाकी जो यूनिट सब जिसमें भी सेल सब में चली जाएगी, आप उसको स्किप करके कुछ नहीं कर सकते हो। तो कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, हम आपकी लाइफ में रखें, ठीक है, उससे आप पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ यूनिट ऐसी हैं जो आप अपनी मर्जी से उनको एंट्री दिलवाते हो बिकॉज यू वांट टू स्कोर मार्क्स। For example, plant physio. यस, अब जिसका फ्यूचर में ऐसा एम है कि वो PhD प्लांट से करना चाहता है, उसको बेनिफिट हो जाएगा प्लांट से। Yes, ma'am. जो जूलॉजी बैकग्राउंड में जाना चाहता है या मॉडल ऑर्गेनिज्म पे काम करना चाहता है, उसको डेव बायो में से फायदा हो Yes, जाएगा। ma'am. कुछ जैसे स्टूडेंट होते हैं उनका पूरा काम जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर पे चलता है, बट सिस्टम प्लांट ले लेते हैं या सिस्टम कोई एनिमल बॉडी ले लिया, तो दैट इज अ मिक्सचर। आपका कोर एरिया होगा बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक्स, जिसमें आपका मैक्सिमम जीन का मैनिपुलेशन चलेगा, नॉकआउट चलेगा,
या इस टाइप की चीजें चलेंगी, लेकिन आपको उसे एक्सप्रेस कराना है किसी एनिमल बॉडी Yes, में, yes. तो वो दैट विल बी अ फ्यूजन, ठीक है। तो वहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपके काम में आएंगे, तो आप नहीं जानते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे मदद कर देगा, नो आइडिया। Yes. आप हो सकता है आपका इंटरेस्ट है आज की आप जेनेटिक्स की फील्ड में काम करना चाहते हो, वहाँ आपको ड्रोसोफिला मिल जाएगा, Yes, ma'am. ठीक है। तो कौन सी चीज कहाँ पे आपको हेल्प कर देगी, यू नेवर नो। तो एजुकेशन लेने का या नॉलेज लेने का कभी भी मौका खोना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जो फाउंडेशन यूनिट्स हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उनको सीरियसली प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो आपका पूरा बेस अच्छा बनाएंगी और आपकी पीएचडी में भी यस मैम। एंड कभी कभी ना क्वेश्चन भी ऐसा आता है ना कि 2-3 यूनिट को मतलब कि मिंगल गेट एग्जाम में हमने देखा हाँ, कि GATE is- मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, Yes, ma'am. टेक्निक्स, फंडामेंटल, इन चारों टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है। इवन Yes. उनके क्वेश्चन पूछने का पूरा जो टेक्निक है वो भी फिजिक्स पे बेस्ड होता है। हम एक क्वेश्चन मिस इसमें भी किए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कीजिए सेंट्रीफ्यूगेशन में, yes, राइट। अब माइंड उस समय में स्ट्राइक हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ट्यूब के सबसे लास्ट में ज्यादा होगा हाँ। और अपर लेवल में सबसे कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने उसको सुपरनेटेंट में जो मिला यानी राइबोसोम्स को सबसे ऊपर रखा और सबसे नीचे हमने न्यूक्लियस को कर दिया, बट दैट वाज रॉन्ग। हाँ। क्यों? क्योंकि वो मेंशन किया हुआ था कि जी के अकॉर्डिंग हाँ। कॉमा देकर के जी Yes, लिखे हुए yes, थे। ma'am. अब उस चीज पे ध्यान नहीं गया, इतना ज्यादा मतलब एग्जामिनेशन के टाइम में वो प्रेशर था कि वो मैंने भी जी उसको पे नहीं करेक्ट करके इनकरेक्ट करके फिर से करेक्ट किया उसको ना, मतलब 3 ऐसे पड़ा था, ऊपर से नीचे था, फिर ऐसे से करके था, मतलब कि जितना मतलब 3 लाख करके जो होता है वो राइबोसोम और माइक्रोसोम होता है, तो उस बेसिस पे मैंने उससे बनाया था मैम। इस तरह के क्वेश्चन जो है मैम छूटते हैं। अभी भी तो मैंने देखा, अभी कुछ आई थिंक लास्ट 2 से 3 साल के पेपर सीएसआर के थे, मैंने देखा उसमें सेल बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों मिक्स क्वेश्चंस हैं। यस मैम। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तब सीधी सी बात है, सीएसआर चाहता है कि आप अपने जो यूनिट का जो कैप्चरिंग है वो उसको ब्रॉड करें। हम इसके लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं ना कि मतलब जो जैसे अमाइनो एसिड्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशंस कहाँ पे क्या होगा वो तुरंत उसी टाइम रिटेन कर ले तो वो ज़्यादा बेटर, कनेक्ट करके की चीज़ों को पढ़ना चाहिए। नहीं, कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी है Yes, कि ma'am. आपको ये नहीं बोलना है कि आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना उसके बाद उसका फ्यूचर क्या है। यस आप जा ही इस फील्ड में रहे हो जहाँ पे कनेक्टिविटी की कमी नहीं है। कमी नहीं है। पीएचडी इज ऑल अबाउट कि कितनी छोटी से छोटी चीज के बारे में आप कितना ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं, क्योंकि डिस्कवर ना हो तो हमको कभी पता ही नहीं ना चले कि वो चीज होती भी है और उस चीज में इतनी वैरायटी होती है, वी नेवर नो। तो वही चीज होती है, तो इसलिए आपको शुरू से ही अपना एटीट्यूड आप ऐसा बनाइए ना, मतलब एक एक्सप्लोरिंग माइंड जैसा, हमेशा खोजने की जो एक उत्सुकता रहती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में भी उसी तरीके से मदद करेगी। Let's crack it.